नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे लाल आतंक के सफाई के प्रण की, जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। लगभग पांच दशक पुरानी नक्सलवाद की समस्या से भारत इसी साल मुक्त हो जाएगा। पहले गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन बीजापुर और कांकेर में मुठभेड़ में 30 नक्सलियों के मारे जाने के बाद शाह ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तय समय से पहले भारत को नक्सल मुक्त होने का दावा किया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार 26 जनवरी 2026 को देश के नक्सल मुक्त होने की घोषणा में आगे बढ़ सकती है। ध्यान देने की बात है कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की नई सरकार बनने के बाद 21 जनवरी 2024 को अमित शाह ने केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति पर मुहर लगा दी थी। उस समय अगले 3 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। अब मध्य प्रदेश में उसे एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है। बालाघाट जिला, जो कि नाम मात्र के लिए नक्सलवाद से प्रभावित है, यहां कलेक्टर से नक्सलियों को सीधे कलेक्ट्रेट में आकर आत्मसमर्पण के लिए आमंत्रित किया है, जिसे लाल आतंक को खत्म करने की ही एक पहल माना जा सकता है। नक्सलवाद को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले माओवादियों को सरकार न सिर्फ प्रोत्साहित करेगी, बल्कि उन्हें सरकारी लाभ भी दिया जाएगा। यह भी एक वजह है कि लाखों की इनामी नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी वचनबद्ध है, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। इस पर कुछ मेहमान से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। नक्सल क्षेत्र के अंदर 400 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए हैं और इसी का कारण है कि 10 साल में नक्सल हिंसा में 70% से ज्यादा कमी आई है और वो अब समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर तो लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार अब वचनबद्ध है। पूरे जितने भी तमाम राज्य हैं, वहां पर लाल आतंक को, या यूं कहे लाल कॉरिडोर को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसको लेकर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और प्रयास अब जमीनी स्तर पर दिखाई भी देने लगे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। व्यास साहब, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अभय नारायण जी जुड़ रहे हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ नक्सल विशेषज्ञ बस्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बप्पी राय जी। बप्पी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस नक्सलवाद वाली चर्चा में सबसे पहले मैं आऊँगा कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी की तरफ। अभय जी, जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्य तय कर दिया है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मार्च 2026 नहीं, 26 जनवरी 2026 तक पूरा देश लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा। आपको लगता है हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे? अभय जी, विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद इस 15 महीनों में नक्सल के ऊपर काम हुआ और काम का परिणाम ये निकला कि जो हमारे फोर्स के जवान हैं, स्थानीय पुलिस है, डीआरजी है, बस्तर बटालियन है, इन सब का एक बेहतर तरीके से रणनीति काम की और उस रणनीति का परिणाम निकला कि नक्सलियों के जो सूचना तंत्र था उसको ध्वस्त किया, नक्सलियों से जो गांव का संपर्क था उसको ध्वस्त किया। और इतनी बड़ी सफलता का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि बस्तर के लोगों ने ये तय कर लिया कि अब नक्सलाइटों के साथ नहीं जाना है, हमको नक्सलवाद के साथ नहीं जाना है, हमको संविधान और लोकतंत्र के साथ ही रहना है। और उसका परिणाम निकला
सवाल है कि 26 जनवरी को खत्म होगा या मार्च में खत्म लेकिन होगा। ये सरकार ने जो नीतियां बनाई थी वो भी तो मायने रखती हैं अभय जी। मैं वहीं आ रहा हूं, जो पिछली 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार थी, उस सरकार ने जिस तरह बस्तर में विकास का काम और विशेष पर व्यक्तिपरक विकास, मतलब प्रत्येक बस्तरिया के जेब में आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु कोई ना कोई योजना चलाई गई। चाहे वनोपज खरीदी की गई, 4 वनोपज खरीदती थी रमन सिंह की सरकार, भूपेश सरकार ने 62 वनोपज खरीदा। वो पुल पुलिये सड़कों को हमने प्राथमिकता दी जो कैंप से गांव की ओर जाते थे, अधिक से अधिक कैंप खोले और लगभग 25% गांव तो हम नक्सल मुक्त कर चुके थे। लोगों से उनका मोह भंग कर चुके थे। लोगों के दिमाग में आ गया था कि हमारा विकास लोकतांत्रिक तरीके से होगा, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार करेगी, सशक्त क्रांति अभय करके जी, सरकार बनेगी, वो विकास। अभय जी माफ कीजिएगा, बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं। भूपेश सरकार जब थी उस दौरान भी आत्मसमर्पण हुए, गोधन न्याय योजना, गोवर्धन न्याय योजना समेत लोन वराटू अभियान भी चलाया गया। उस दौरान भी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन जड़ से नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ था। 2006 का मैं अगर जिक्र करूं, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक रक्षा के लिए नासूर है। तब से अगर प्रयास किए जाते कांग्रेस सरकार में, यूपीए सरकार में, तो आज शायद नक्सलवाद इतना ज्यादा विस्तार न कर पाता। बहुत अच्छा बयान आपने याद दिलाया है। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में कहना कि नक्सलवाद नासूर है क्या दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकता है नक्सलवाद को खत्म करना। और उन्होंने इसीलिए कहा, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री कोई बात कहते हैं, आज केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी कोई बात कहते हैं, तो ये समझ में आता है कि केंद्र सरकार ने तय किया है। वही चीजें उस समय थी। बहुत अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं कि उस दौरान सरकार को ये था कि आत्मसमर्पण के साथ साथ नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है, ये उनकी दृष्टि में था। लेकिन 2008-2010 के बाद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर नक्सलवाद बढ़ा। देखिए, रमन सिंह सरकार, मैं वहीं आ रहा था, अपनी बात कहते हुए ऋषभ जी, मैं वहीं आ रहा था कि जो रमन सिंह सरकार का कार्यकाल रहा कि 6 ब्लॉकों से 7 जिलों तक बस्तर में वो फैला, और फिर जो उनके अधिकारी थे वो बजट लेने में लग गए कि जो नक्सल का बजट आता है जिले में कैसे बिहार का हम बंदर बांट करें। इस बीच आप देखेंगे कलेक्टर का अपहरण होता है, इस बीच आप देखेंगे झीरम जैसी घटना होती है, इस बीच आप देखेंगे कि सलवा जुलूम को फेल करने का काम किया जाता है। हमारे सलवा जुलूम के नेता टाइगर स्वर्गीय महेंद्र कर्मा को जिस तरह सहयोग मिलना चाहिए था रमन सिंह सरकार से, वो नहीं मिला, धोखा हुआ। और उस महेंद्र कर्मा के सलवा जुलूम को तो छोड़िए, महेंद्र कर्मा पे भी उन्होंने अटैक किया और सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई। बहुत से ऐसे कारण थे। लेकिन अभय जी, अगर मैं भूपेश सरकार का जिक्र करूं तो उस दौरान भी नक्सली कॉन्ट्रैक्टर पर हमला कर देते थे, जेसीबी की आग को हवाले कर देते थे, गांव में घुसकर लोगों की हत्या कर देते थे और शक के दायरे में आकर कई सारे लोगों को अपहरण भी कर लेते थे, मोटी रकम भी वसूलते थे। भूपेश सरकार में भी लगाम नहीं लग पाई नक्सलवाद में, लेकिन अब जो सरकार काम कर रही है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। अभय जी, बहुत बहुत वापस से आऊंगा आपके पास, बीजेपी प्रवक्ता की तरफ मैं बढ़ लेता हूं। सर, आपसे समझना चाहूंगा मैं, सरकार काम कर रही है प्रेम व्यास जी, और सरकार, हमारे जवान जो मिलके काम कर रहे हैं आईटीबीपी के, वो सराहनीय कदम है। नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें चित्त कर देना, ढेर कर देना, ये बहुत बहादुरी का काम है। लेकिन सरकार अब लक्ष्य अपना थोड़ा पीछे खींच रही है। मार्च 2026 के पहले 26 जनवरी 2026 तक ये नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। इतना आसान होगा लक्ष्य को पाना? देखिए ऋषभ जी, जब सकारात्मकता के साथ में कार्य किया जाता तो निश्चित रूप से लक्ष्य को निर्धारित समय के पूर्व में अर्जित किया जा सकता है। सरकार ने प्रदर्शन कराया 2019 की मैं बात बताऊंगा तो 2019 में लगभग 290 चौकियां, अग्रिम 90 चौकियां उस समय सुरक्षा बलों की स्थापित की गई। और नक्सलवाद सिर्फ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की नहीं, लगभग भारत के 9 राज्यों में था। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो या आदरणीय रक्षा मंत्री जी हो या आदरणीय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता है, उन्होंने बार बार इस चीज को इंगित करा है कि नक्सलवाद इस देश की समस्या है जिसको समाप्त करने की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। 2024 में लगभग 58 चौकियां स्थापित की गई। तो जैसे ही आप नक्सलवाद के मुख्य स्रोतों पर जब भी हमला करेंगे तो निश्चित तौर पर एक अर्जित सफलता मिलेगी। 2025 का लक्ष्य लगभग 88 चौकियों का। और अगर आप देखेंगे बृहद तौर पर तो 2004 से 2014 के बीच आदरणीय मनमोहन सिंह साहब, मुझे लगता है 2006 में जब उन्होंने कहा था, उसके बाद कोई ठोस कदम
मृत्यु हुई, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप अटल जी की लाइनें याद दिलाना चाहूंगा। अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो ये देश कब रहेगा? ये देश सुदृढ़ होगा देश से जब डकैतों की समस्या मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान 2003 में उन्होंने कहा था डकैत मुक्त करूंगा, 2006 और 2007 के पश्चात डकैत मुक्त हुआ। वैसे ही नक्सलाइट के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध थी और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम तय सीमा में उसको अर्जित करेंगे और नक्सलाइट को 2 तरह के मौके दिए जाएंगे। एक तो मुख्य धारा में शामिल हो जाए, वह सरेंडर कर दे, मुख्य धारा में मुख्य लोगों के साथ में विकास पथ पर अग्रसर हो, और दूसरी प्रेम जी जल्दी से मैं एक सवाल पूछ लेता हूं वरना मैं भूल जाऊंगा। ये एक बात बताइए आप कि क्या राज्य सरकार में बीजेपी की सरकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी केंद्र सरकार की तरफ से मदद आएगी, तभी मोदी सरकार की तरफ से मदद आएगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश सरकार थी तब आपकी सरकार पर बीजेपी पर आरोप लगते रहे कि केंद्र से सहायता नहीं मिलती। जब जब जवानों की टुकड़ी मांगी जाती है, जब जब मदद मांगी जाती है, साफ इनकार होता है, मदद नहीं मिलती। अब जब आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो अब नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार का श्रेय लिया जा रहा है। प्रेम जी देखिए, जब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पटल पर दिया हुआ उद्बोधन है कि मैंने जिस समय गुजरात में दंगा हुआ था, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनसे मदद मांगी थी राज्य के तौर पर, और एक राज्य दूसरे राज्य की पुलिस सहायता करता है, लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने मना कर दिया। पश्चिम बंगाल में अभी सीआरपीएफ की जो है एजेंसियां वहां पर कार्य करी, क्योंकि वहां की लोकल पुलिस संरक्षण दे रही है ऐसे अपराधियों को। हाई कोर्ट को कहना पड़ता है कि वहां पर सीआरपीएफ की आवश्यकता है और वहां सीआरपीएफ कार्य करेगी। झारखंड में जो घुसपैठ है उनको लेकर हाई कोर्ट को प्रदर्शित करना पड़ता है। देश में 1000 उदाहरण ऐसे हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि कौन लोग संरक्षण देता है। अगर राज्य सरकार संरक्षण देगी तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार सीआरपीएफ के तौर पर राज्यों से मिलने वाली जो मदद है उससे वंचित हो जाएगा, उस राज्य में कम क्षमता के साथ में कार्य कर पाएगा। और देखिए ना, ईडी भी कार्य कर रही है ताकि जो उनके मुख्य स्रोत है उनको धराशायी कर पाए। जब आप उनके मुख्य स्रोतों को धराशायी करेंगे तभी तो नक्सलवाद की समस्या जड़ से समाप्त हो पाएगी, और उसी जड़ पर प्रहार आदरणीय अमित शाह जी कर रहे हैं, और उसी का प्रभाव जो मैंने आपको बताया कि नक्सलाइट। लेकिन प्रेम जी साय सरकार में इतनी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन बहुत सारी संख्या में नक्सलियों को मार भी गिराया गया, करीब 1200 नक्सलियों को मार गिराया गया। ये बड़ा आंकड़ा था। विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि सरकार द्वारा हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है, जबकि सरकार को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था। हालांकि लोन वराटू अभियान चलाया गया, पुनर्वास नीति चलाई गई, भारी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वापस से आऊंगा आपके पास, मैं बप्पी जी का रुख कर लेता हूं और नक्सलवाद के एक्सपर्ट हैं, नक्सल विशेषज्ञ, उनसे जानकारी लेते हैं। बप्पी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, लाल आतंक को खत्म करने के लिए जो टारगेट सेट किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, अमित शाह द्वारा, मार्च 2026 का, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? टारगेट हम अचीव करने वाले हैं? जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये कहूँ कि मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हट के बस्तर के उन इलाकों में काम करते हैं जहाँ नक्सली है, उन इलाकों में काम करते हैं जहां नक्सली आए दिन कोई ना घटनाक्रम करते हैं। नक्सलवाद के खात्मों को लेकर लगातार प्रयास किया गया। 1990 के दशक में जन जागरण अपनाया गया, 2005 के दौरान तलबा जुर्म अपनाया गया, और अब फिलहाल वर्तमान अगर बात किया जाए केंद्र और राज्य सरकार कुछ तरीके से इस बात को लेकर तय निश्चित है कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म करेगी। नक्सलवाद खत्म करने के लिए 2 महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है दो नक्सलियों में दो पैटर्न है, एक जो लड़ाके हैं जो हथियार लेके लड़ते हैं, दूसरा थिंक टैंक। नक्सली हथियार लेके जो लड़ रहे हैं मैदान में, उनकी तो हम हत्या कर देंगे, उनकी समाप्ति तो कर देंगे, लेकिन जो थिंक टैंक है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा को खत्म करने की दिशा में हम क्या काम कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि अंदरूनी इलाकों में, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, जहाँ पे नक्सली उन्हीं इलाकों में है जहाँ पे सरकार की दखल रही है। बस्तर में ग्रामीण, अंदरूनी इलाकों में ग्रामीण जिसके समर्थन में है वो मजबूत रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्वास जीतने की जो हो रहा है, विश्वास जीतने के लिए हम जितना बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, नक्सलवाद की खात्मा के दिशा में उतना बेहतर प्रयास किया जा सकता है। तलवाजुम के समय में जो हुआ था, तलवाजुम के समय में लाखों लोग नक्सलवाद के खात्मे को लेकर आगे आए थे, बड़े थे, लेकिन उस समय एक भूल हुई थी कि पूरे अंदरूनी इलाकों के जो ग्रामीण थे उनको अपने
जिला मुख्यालय में या शहरों में ला दिया। लेकिन वर्तमान समय में ये हो रहा है कि जो फोर्स अंदरूनी इलाकों में है, अंदरूनी इलाकों में पहुंच रही है और उनके विश्वास जीत रही है। तो कहीं ना कहीं एक निश्चय दिख रहा है और जिसका सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। लेकिन एक चीज तय है कि इस विचारधारा को खत्म किए बिना नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात कही आपने बप्पी जी की विचारधारा को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नक्सली जो बोली से नहीं मान रहे वो गोली से मान जाएंगे, लेकिन विचारधारा को जड़ से खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये जो घाव है ये नासूर बन जाएगा। बहुत अच्छी आपने बात कही। बस्तर से आप आते हैं, नक्सलवाद के इलाकों को बखूबी आप जमीनी स्तर पर समझते हैं। आपसे समझना चाहेंगे सर, भूपेश बघेल सरकार में भी लोन वराटू अभियान चलाया गया था, उस दौरान भी नक्सलियों का खात्मा हुआ था, कई सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। अभी साय सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, पुनर्वास नीति चलाई गई, काफी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और अब तो सरकार वचनबद्ध है लाल आतंक को खत्म करने के लिए। दोनों सरकारों में क्या अंतर देखते हैं आप? जी बप्पी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? जी 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 मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपकी पूरी बातों को नहीं सुन पाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी नक्सलवाद के मामले में कोई प्रयोग होता है, उसके बाद जब दूसरा प्रयोग होता है वो अधिक कारगर होता है। सलवाजुम के समय का जो प्रयोग था उससे बेहतर प्रयोग अभी है, और भूपेश बघेल के समय में जो लोन वराटू अभियान चला था उसी का जो परिणाम है, उसी का जो लाभ है कहीं ना कहीं इस समय भी मिल रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से दूर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए सभी बप्पी जी, कितनी तस्वीर बदली है बस्तर की? ये तय है कि अंदरूनी इलाकों में अब ग्रामीण खुश है। अंदरूनी इलाकों में अगर सरकार के पक्ष में अगर रैली निकाल रहे, अंदरूनी इलाकों के लोग अगर सरकार के पास आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जीत है। बप्पी जी, कितनी तस्वीर बदली है बस्तर की? पहले से अब में क्या परिवर्तन देखते हैं आप बस्तर में? देखिए, पहले की तुलना में पहले हम जब बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जाते थे, पूरे ग्रामीण नए कोई चेहरा को देख के जंगल की ओर भागते थे। अब वो स्थिति नहीं है। धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है, नए चेहरों को भी स्वीकार कर रहे हैं, फोर्स के पास आ रही है, फोर्स के द्वारा जो जल कल्याणकारी योजना चलाया जा रहा है उसमें भी उनको भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उनको पूरी तरीके से विश्वास ये भी देखिए, एक चीज पता है कि अंदरूनी इलाकों में जो ग्रामीण है वो शक्ति के पुजारी है। नक्सली जब उन इलाकों में पहुंचते हैं, नक्सली जब हावी होते हैं, ग्रामीण नक्सलियों के समर्थन हो जाती है। फोर्स पहुंचती है, फोर्स जब हावी हो जाती है तो ग्रामीण फोर्स के करीब पहुंच जाती है, और ये उनके जीने के लिए उनको ये करना ही पड़ेगा। ये सच है। अंदरूनी इलाकों में जो ग्रामीण है, अंदरूनी इलाकों में जो रहते हैं, वो इस बात से भयभीत है कि कोई वर्दीधारी जब सामने आए, दादा लाल सलाम बोले तो भी पिटाई है, दादा साहब जय हिंद बोले तो भी पिटाई है। तो उनको इस बात का भय है। इस भय से मुक्ति दिलाने के लिए जो बेहतर काम करेगा, चाहे सरकार या नक्सली, सरकार अगर बेहतर काम करेगी तो कोई खात्मा का जो दावा है उसको सफल हो सकता है। चलिए ठीक है, अभय जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। अभय जी, बस्तर की तस्वीर बदल रही है, छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। लाल आतंक को खत्म करने का टारगेट जो सेट था उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार को भी ये काम करना चाहिए था। अब हालांकि बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार इस ओर काम कर रही है तो तारीफ की जानी चाहिए, और जो बदलाव हो रहे हैं उसे नकारा नहीं जाता। अभय जी। ऋषभ जी, समय का जो बदलाव है उसको स्वीकार करना हम सबका फर्ज है, धर्म है कि जो बदलाव हो रहे हैं तो स्वीकार किया जाए। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि जो भी सरकार है, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन कही कि सरकारें तो आती जाती रही। मैंने वही कहा, आपने मनमोहन सिंह जी का उदाहरण दिया, आपने अमित शाह का उदाहरण दिया। मैं दोनों बयानों को स्वीकार कर रहा हूँ कि केंद्र की मंशा थी कि देश से नक्सलवाद समाप्त हो, सरकारें आती जाती रहती। वो आज छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है कि उस केंद्र की योजना रणनीति का लाभ अब हमको मिलने लगा। मैंने 2-3 बातें अभी डिबेट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये डिबेट बापी राय जी ने सार्थक कर दिया ये कह के कि लड़ाके तो आप मार रहे हैं, विचारधारा को आप कैसे मारेंगे। नक्सलवाद और नक्सलाइट आप मार रहे हैं, सैनिक है वो। और जो नक्सलवाद है, जो विचारधारा है कि हम देश की सत्ता पर और राज्य की सत्ता पर चुनाव से नहीं सशस्त्र क्रांति से कब्जा करेंगे, और वो जो राज आएगा वो दलित, शोषित, पीड़ित, जंगल जमीन में रहने वालों का राज आएगा। ये उनकी विचारधारा, जिसको करते 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 आज वो हिंसा करने लग गए। कांग्रेस किसी भी हिंसक आंदोलन के पक्ष में नहीं रहती, किसी प्रकार के भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करती। इसलिए हम नक्सलवाद का पुरजोर विरोध करते हैं कि हिंसा के माध्यम से आप
सत्ता चाहते बहुत हो। अच्छी बात कही आप आपने मुख्यधारा अभय जी। में आओ, अभय जी आप ये कह रहे लोकतंत्र में हैं, आओ। अभय जी आप ये कह रहे हैं गांधीवादी तरीके से आप हिंसा को खत्म करते हैं, अहिंसा परमो धर्मा की लाइन पर आप चलते हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी चलती है। लेकिन साहब जब ये रेड कॉरिडोर फल फूल रहा था तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अगर कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने इस दौरान काम किया होता, इस तरफ ध्यान दिया होता, तो आज ये स्थिति नहीं बनती, रेड कॉरिडोर नहीं बनता साहब। ऋषभ साहब, यही कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता हैं। स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने चंबल से डकैत को समाप्त किया। व्यक्तिगत अपराधी थे वो डकैत, उनसे बातचीत की, संवाद किया और वो मुख्य धारा में आए। यही कांग्रेस की समझौतावादी और डायलॉग की नीति है। संवाद की कि राजीव लोगोवाल समझौता हुआ और पंजाब में पूरे देश से आतंकवाद समाप्त हुआ। तो लोकतंत्र में तो संवाद करना पड़ेगा। गोली का जवाब गोली नहीं होता। क्या अंतर है? वो भी गोली मार रहे थे और आप भी गोली मार रहे हैं। वो गोली से सशक्त क्रांतिकर सत्ता चाहते थे और आप सत्ता बचाने के लिए उनको गोली मार रहे हैं। यही तो मैं आ रहा था जिसमें आपने कहा, लेकिन आपका डिबेट सार्थक इसी बात पे है कि इस विचारधारा को समाप्त कर बस्तर के आदिवासियों का जन जंगल जमीन पे राज कैसे हो, शोषण कैसे समाप्त हो, तमाम उनका जो मौलिक अधिकार है वो कैसे मिले, यही भड़का के और यही सिखा के तो नक्सली राज करते थे। अगर वो काम हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे, आज के वर्तमान के राजनीतिक दल करेंगे, तो नक्सलवाद समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। गोली से समाप्त नहीं होगा, आपके काम से, आपके विकास से और आपके बोली से समाप्त होगा। बापी राय जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपने उनको जोड़ा, एक सार्थक बात उन्होंने की, सार्थक तस्वीर खींची। यही समझना पड़ेगा हमको कि गोली से किसी भी समस्या का समाधान आज तक न हुआ है न होगा। चलिए आखिरी कमेंट लेते हैं प्रेम जी से। प्रेम जी, सरकारें काम कर रही हैं। अभय जी जिस तरीके से कह रहे हैं गोली का जवाब गोली नहीं होता, आप कह रहे हैं बोली नहीं तो गोली। अब हर तरीके से अगर नक्सलवादियों को गोली मार दी जाएंगी तो ये भी तो सही नहीं है। सरकार क्या काम कर रही है? जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनका तो स्वागत कर रही है, और नक्सलियों को आप गोली से खत्म कर देंगे, लेकिन नक्सलवाद की विचारधारा को खत्म करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, विचारधारा की अगर बात होगी तो विचारधारा तो 1967 से जो है विचारधारा लागू है। नक्सलगढ़ से नक्सलाइट का जन्म हुआ और नक्सलाइट का जन्म जो है किस विचारधारा के तहत हुआ था? कम्युनिस्ट विचारधारा के तहत। वो आंदोलन से प्रेरित होकर बने थे। अगर वास्तविकता में उनके हित के लिए कार्य किए जाते तो लगभग 50 वर्षों का समय व्यतीत हुआ। इन 50 वर्षों में हजारों लाखों बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। आप कह रहे गोली की बात, 2014 के पहले स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड कहाँ नहीं लिखा होता था कि छूना नहीं बन सकता है। आज देखिए आतंकवाद गतिविधियां 4 जिलों में संलिप्त हो चुकी है। वैसे ही मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बालाघाट जैसा क्षेत्र, वहां पर आम जनमानस के बीच में प्रदर्शित किया गया। क्या सरकार उनके साथ है? सरकार उनके विकास कार्यों के साथ है और सरकार उनके साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ रही है। यही कारण रहा कि पिछले बार लगभग 70% से ज्यादा लोगों ने निकलकर अपने मतपत्रों का प्रयोग करा। यह प्रदर्शित करता है कि जो नक्सलाइट के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, पुनर्वास हो, एक तरफ उनके लिए कार्य करना, एक तरफ उनसे संबंधित जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में विकास को प्रदर्शित करना, इन दोनों क्षेत्रों में हम कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर सिर्फ गोली की बात करेंगे तो 16वें सैनिकों के शीश काट कर दिखा रहे थे। आज देखिए सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही, घुसकर मारा जा रहा है। आज वो सरकार है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि मुख्यधारा में आइए, आपका स्वागत है। अगर आप सीधे सैनिकों के द्वारा नहीं आ सकते तो कलेक्टर कार्यालय में आइए, किसी भी माध्यम से आप मुख्यधारा में शामिल हो जाइए। लेकिन अगर निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष जनता को अगर कोई भी मारेगा तो ये सरकार का प्रतिबद्धता है और सरकार का पहला हक है कि ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई करे। तो दोनों तरफ से सरकार कार्य कर रही है। जो आएगा निश्चित रूप से स्वागत है और भारत के विकास। खैर प्रेम जी देखिए, अब ये तो कहा जा रहा है कि 26 जनवरी 2026 तक लाल आतंक को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मार्च 2026 तक भी लाल आतंक को खत्म किया गया तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी, एक बड़ा मुद्दा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम व्यास जी आपका, अभय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बप्पी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे लाल आतंक के खात्मे को लेकर सरकार जिस तरीके से वचनबद्ध है और इस ओर काम भी कर रही है, इसका असर है कि ज़मीनी स्तर पर लाल आतंकी अब खत्म होने की कगार पर हैं और लाल आतंक सिकुड़ता जा रहा है। टारगेट हम अचीव कर पाएंगे या नहीं, मार्च 2026 तक लाल आतंक खत्म हो पाएगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।
लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।